राजस्थान का कहीं ना कहीं हर वर्ग आर्य समाज से प्रभावित होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो आपके स्वतंत्रता आंदोलन समय कांग्रेस के नेता थे पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। हालांकि नाम आपसे कहीं नहीं पूछेंगे। द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस में उन्होंने एक बात कही थी कि जो आर्य समाज है ये कोई सामाजिक और धार्मिक संगठन नहीं है, ये केवल और केवल धार्मिक और सामाजिक संगठन, इसको मानना हमारी गलती होगी। आर्य समाज ने हमारे समाज और हमारे धर्म के साथ में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया। पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया कि आर्य समाज हमारे सामाजिक, हमारे धार्मिक और कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय चेतना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों को बढ़ावा देने का काम करती है। इससे एक बात तुम पहले ही पता लग जाती है कि आर्य समाज को केवल सामाजिक और धार्मिक संगठन नहीं मानेंगे, क्योंकि इस संगठन का प्रभाव हमें आदिवासियों पर भी नजर आता है। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में गोविंद गिरी के माध्यम से, इनका हमें किसानों पर भी प्रभाव नजर आता है। जब हम नाम पढ़ेंगे हनुमान सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य, या फिर आपके जो आपके बीकानेर रियासत में जो होने वाले जो किसान आंदोलन है, दूध व खारा किसान आंदोलन, आपके लालन गांव किसान आंदोलन, या फिर आपके कागड़ क्षेत्र किसान आंदोलन, तो खूब सारे किसान आंदोलनों के जो नेता थे वो कहीं न कहीं आर्य समाज से जुड़े हुए थे। फिर हम क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर जाते हैं तो हमें नाम मिलता है विद्यार्थियों आपके रास बिहारी बोस का, फिर हमें नाम मिलता है आपके दामोदर दास राठी का। दामोदर दास राठी जी कहीं न कहीं आर्य समाज से आपके जुड़े हुए थे। इसी प्रकार से जो हमारे आम लोगों के अंदर स्वदेशी के बीज है, स्वदेश, स्व प्रेम, स्वधर्म, स्व शासन, जो स्व की जो हमारी धारणा है उसको बढ़ाने का काम भी कहीं ना कहीं आपके आर्य समाज के जो आपके व्यक्तित्व उन्होंने किया है, उनके विचार उन्होंने किए। तो हमारा जो राजस्थान के जो प्रत्येक हमें वर्ग दिखाई दे रहा है जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आर्य समाज से प्रभावित होता नजर आता है। अब विद्यार्थियों, ये प्रभावित कैसे हुआ है तो हम देखेंगे इस बात को कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने समय समय पर आपके राजस्थान के जो कई आपके क्षेत्र है उनकी यात्राएं की है। जैसे करौली क्षेत्र में उन्होंने यात्राएं की है, भरतपुर के क्षेत्र में उन्होंने यात्राएं की है, उदयपुर के क्षेत्रों में, मारवाड़ के क्षेत्र में उनकी यात्राएं हुई है। और आप रट लेते उस बात को कि कई बार आप परीक्षा पूछते भी हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का राजस्थान में सबसे पहले आगमन कहाँ हुआ था, तो उस चीज को भी आप रटते हो। एक सामान्य सी बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी सबसे पहले राजस्थान में अतिथि के रूप में 1865 में जिस रियासत में आए थे उस रियासत का नाम था करौली। उस समय यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था आपके मदनपाल। इसको रटना नहीं है केवल, ये सामान्य सी बात है, 4-5 में पढ़ोगे तो समझ जाओगे इस बात को। हालांकि इसके बाद जो उनका दूसरा दौरा हुआ था तो उस समय भी वो अतिथि के रूप में आए थे। 1881 के आसपास की घटना है। और 1881 में जब वो आए थे अतिथि के रूप में, तो किस रियासत में आए थे विद्यार्थियों आपके भरतपुर। राजस्थान के अंदर कई सारे शासक, कई सारे व्यक्तित्व हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे। जैसे मेवाड़ के शासक थे आपके राणा सज्जन सिंह। राणा सज्जन सिंह के साथ इनके संबंध अच्छे थे। इसी प्रकार जो मारवाड़ है, मारवाड़ के शासक थे विद्यार्थियों आपके जसवंत सिंह द्वितीय, इनके संबंध अच्छे थे। मारवाड़ के सर प्रताप सिंह के साथ भी दयानंद सरस्वती जी के जो आपके संबंध है बढ़िया थे। सर प्रताप सिंह भी हम कह सकते हैं कि इनके विचार से प्रभावित थे। आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले गोविंद गिरी, गोविंद गिरी की मुलाकात 1883 में आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी से हुई थी, 1883 से पहले। और उसे मुलाकात के बाद में गोविंद गिरी जी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए जिस सभा का आप गठन किया था उसका नाम था संप सभा। तो संप सभा जो आपके दो चीजों पर कार्य कर रही थी, एक तो आपके स्वदेशी और दूसरा आपके शुद्धि आंदोलन। तो जो स्वदेशी और शुद्धि आंदोलन की जो आपकी धारणा है, जो आपकी भावना है, वो कहीं ना कहीं गोविंद गिरी जी ने आपके हम कह सकते हैं कि आर्य समाज से सीखी। तो उनकी यात्राओं से देखो क्या प्रभाव पड़ा। जब जब उनकी यात्राएं होती थी तो कोई ना कोई, एक हमारे कविराज श्यामल दास, कवि राजा जो श्यामल दास है वे भी कहीं ना कहीं आपके आर्य समाज जो आपके दयानंद सरस्वती उनके विचार से प्रभावित थे। तो विवेकानंद आपके दयानंद सरस्वती जी की जो यात्राएं होती हैं वो यात्राएं कहीं ना कहीं लोगों को आपके उत्तेजित करने का काम करते हैं, लोगों को अपने देश के लिए कुछ कार्य करने के लिए आपके उनको आंदोलित करते हैं, उनको एक प्रकार से राष्ट्रवाद की ओर ले जाने का आपके काम करते हैं। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखेंगे, दयानंद सरस्वती जी को पुस्तक थी आपके सत्यार्थ प्रकाश। आप सब इस नाम से वाकिफ होंगे। सत्यार्थ प्रकाश का जो दूसरा संस्करण है, इस पुस्तक का जो दूसरा संस्करण है वह उदयपुर में ही, उसकी भूमिका उदयपुर में लिखी गई थी। उदयपुर के अंदर जो महल है विद्यार्थियों आपके नवलखा महल, और वहां पर इसकी भूमिका लिखी गई थी। और जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा थी आपकी हिंदी। तो सत्यार्थ प्रकाश जुड़ा हुआ काम देखो राजस्थान में नजर आ रहा है। इसी प्रकार जो ये पुस्तक है, उस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन आपके अजमेर से हुआ था। ये साहित्य परीक्षा में आपके सवाल पूछा गया था। सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक का प्रकाशन किस स्थल से हुआ, तो अजमेर है। अजमेर के अंदर जो वैदिक यंत्रालय है, वैदिक यंत्रालय से इस पुस्तक का विद्यार्थियों आपके प्रकाशन हुआ था। तो
रटने वाली बात नहीं है कि पुस्तक का प्रकाशन कहां से हुआ, समझने वाली बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं यात्राएं कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रसारित कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का राजस्थान में प्रसार हो रहा है। तो जब वो स्वयं यात्राएं कर रहे हैं, उनकी ग्रंथों का प्रकाशन राजस्थान से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान का हर वर्ग इनसे जुड़ेगा, हर वर्ग इनसे प्रभावित होगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे दयानंद सरस्वती जी से आपके उत्प्रेरित होकर उन्हीं से आपके सीख लेते हुए राजस्थान में कई प्रकार के संगठन बनने लगे। जैसे इनका जो प्रमुख संगठन था आपके आर्य समाज, और हम देखते हैं आर्य समाज की शाखाएं राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर भी स्थापित हुई हैं, भरतपुर के अंदर भी स्थापित हुई हैं, धौलपुर और करौली के अंदर भी स्थापित हुई है। और कई बार फिर बच्चे इसको भी रट लेते हैं कि इनकी स्थापना किसने की है, तो आपको ध्यान होगा भरतपुर के अंदर प्रजामंडल आंदोलन दौरान जो कार्य करने वाले थे मास्टर आदित्येंद्र ने यह आपके भरतपुर के अंदर आपके आर्य समाज की स्थापना काम किया है। अगर मैं धौलपुर की बात करूंगा तो 1911 के आसपास है आपके यमुना प्रसाद, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरीलाल इंदू जैसे आपके व्यक्तित्व थे, उन्होंने आपके धौलपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना की बात की। ये सारे नाम अभी मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और अगर मैं संगठन की चर्चा करूं तो 1883 के अंतर्गत एक और सभा बनी थी राजस्थान में, परोपकारिणी सभा। इस परोपकारिणी समाज सभा पर भी कहीं ना कहीं आपके आर्य समाज का प्रभाव था। और ये तो बात हम पढ़ चुके हैं, जो संत सभा बनी थी आपके गोविंद गिरी जी के नेतृत्व पर, उनमें भी कहीं ना कहीं हमें आर्य समाज का ही प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक संगठन बनने में, जो सामाजिक संगठन राजस्थान में बढ़ रहे हैं, उस संगठनों पर हमें कहीं ना कहीं आपके आर्य समाज का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा अगर मैं इनका प्रभाव आपको बताना चाहूँ तो हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खूब सारे नाम हम देखते हैं। एक तो हनुमान आर्य, इसके बाद विद्यार्थियों आपके मेघ सिंह आर्य, तो आपके जो हनुमान आर्य है, मेघ सिंह आर्य है, इसके बाद में आपके कुमाराम आर्य, ये तीनों के तीनों जो आपके किसान नेता है आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और जब आप बीकानेर रियासत के जो किसान आंदोलन पढ़ते हैं, उन किसान आंदोलन में आप हनुमान आर्य का भी नाम पढ़ते हो, मेघ सिंह आर्य का भी नाम पढ़ते हो, और आप कुमाराम आर्य का भी नाम पढ़ते हो। आपने कहीं बीकानेर रियासत में एक किसान आंदोलन सुना होगा, दूध व खारा किसान आंदोलन। दूध व खारा किसान आंदोलन है, उसका नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो हनुमान आर्य थे। इसी प्रकार जो लालन गांव जो किसान आंदोलन हुआ था, उस लालन गांव किसान आंदोलन में नेतृत्व करने वाले मेघ सिंह थे। और कागड़ क्षेत्र में जो आपके किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाले विद्यार्थी आपके कुमाराम आर्य थे। तो कहीं ना कहीं जो किसान नेता है, ये किसान नेता भी आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और आर्य समाज से जुड़ने वाले इन किसान नेताओं ने राजस्थान के अंदर आपके कृषि आंदोलनों को बढ़ावा दिया, किसान आंदोलनों को बढ़ावा दिया। तो हमारे सामाजिक संगठन भी आर्य समाज से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो किसान आंदोलन है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे किसान से जुड़े संगठन है, वो भी हमारे आर्य समाज से आपके जुड़े हुए नजर आते हैं। केवल किसानों तक सीमित नहीं रहे, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्तित्व भी आर्य समाज से जुड़े हुए नजर आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले प्रमुख व्यक्तित्व हैं, वो भी हमें इसी आपके आर्य समाज जुड़े हुए आ रहे हैं। जैसे आपने खूब सारे नाम पढ़े होंगे, चांदकरण शारदा, मानकरण शारदा, हरिविलास शारदा। मैं यहाँ एक बार आपके नाम लिख देता हूं। जो चांदकरण शारदा है, इसके बाद जो मानकरण शारदा है, या हम कह सकते हैं जो आपके हरविलास शारदा है, ये सारे व्यक्तित्व कहीं ना कहीं हमें आर्य समाज से जुड़े हुए नजर आते हैं, जिन्होंने राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने का काम किया। इसके अलावा अगर मैं चौथे स्तर पर बात करूंगा तो राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जो क्रांतिकारी आर्य समाज से जुड़े हुए। जैसे अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया था आपके एक नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, इन श्यामजी कृष्ण वर्मा जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी क्रांतिकारी गतिविधि में आपके योगदान दिया है, कहीं ना कहीं ये भी आपके आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और जो हमारा अजमेर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस अजमेर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं, वो आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ही बने हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा से ही प्रभावित होकर जो एक और हम नाम पढ़ते हैं दामोदर दास राठी, ये भी एक आपके हम कह सकते हैं उद्योगपति थे जिन्होंने क्रांतिकारी शुरू किया था। कहीं ना कहीं आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा से प्रभावित थे, कहीं ना कहीं आपके ये आर्य समाज से प्रभावित थे। और दामोदर दास जी ने अपनी जो संपदा है वो कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के लिए आपके बलिदान कर दिया, उसका क्रांतिकारी देने का काम किया। इससे हमारे देश के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन उसको गति मिली। इसलिए दामोदर दास राठी को क्रांतिकारियों का भामाशाह, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी उनके भामाशाह के नाम से दामोदर दास राठी जी को जाना जाता है। ऐसा ही काम आप देखते हो 1857 में अमरचंद बांटिया ने किया था, जिनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। आप राजस्थान के उद्योगों में एक नाम रखते हो, दी कृष्णा मिल्स। लेकिन इस दी कृष्णा मिल्स को पढ़ने का नजरिया हमारा सिर्फ एक तरफा हो गया, हम केवल इसको उद्योगों में पढ़कर छोड़ देते हैं। कभी ये नहीं सोचा दी कृष्णा ये नाम कहां से आया है, श्यामजी कृष्ण से आया है। क्योंकि दामोदर दास राठी स्वदेशी के बड़े समर्थक थे।
और आर्य समाज के विचारों से बड़े प्रभावित थे। तो उन्होंने राजस्थान के अंतर्गत जो स्वदेशी है, जो पहली भारत जो आपके राजस्थानी सूती वस्त्र मिल है, जो आपके ब्यावर में स्थापित की थी 1889 के अंदर 1889 में, तो ये जो कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित हुई है, ये कहीं ना कहीं स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हुई। तो ये कृष्णा मिल की स्थापना एक प्रकार के राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक था। और इसकी स्थापना आप केवल इसको ज्योग्राफी में नहीं पढ़े, इसको एक दूसरे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने का काम करें कि इस मिल की स्थापना के पीछे उनका स्वदेशी दृष्टिकोण था, और स्वदेशी दृष्टिकोण कहीं ना कहीं वो आपके आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। राजस्थान के अंदर होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देने वाला काम भी आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया है। एक और बात आप ध्यान रखेंगे, जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था अरविंद घोष, और अरविंद घोष को एक प्रकार से शरण देने का काम भी आपके दामोदरदास राठी ने किया। तो हम देखेंगे राजस्थान के जो सामाजिक संगठन है वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, जो किसान आंदोलन कहने के आर्य समाज से जुड़ते नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्तित्व आर्य समाज से जुड़ रहे हैं, क्रांतिकारी घटनाएं कहने के हमारे आर्य समाज से जुड़ रही है। इसके साथ में ही और अगर मैं पांचवी यहाँ पर बात करूं, तो जो हमारा समाज है, हमारा धर्म है, उसको भी इस आर्य समाज ने परिवर्तित करने सकारात्मक दृष्टिकोण से काम किया है। राजस्थान के जो आम लोग हैं, चाहे वो रियासती क्षेत्र का हो, चाहे वो चीफ कमिश्नर प्रांत का हो, उन लोगों में स्वदेश की भावना हो, स्वधर्म की भावना हो, स्वशासन की भावना हो। ये जो स्व की जो धारणा है, खुद के ऊपर खुद शासन करने की जो भावना है, उसको कहीं बढ़ाने का काम आपके आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों ने किया। कितनी सारी बातें हमने पढ़ी हैं। गाइड की ओर जाओगे तो वहां पर आप 2-3 फैक्ट पढ़ दोगे कि दयानंद सरस्वती जी कब राजस्थान में पहली बार आए, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का प्रकाशन कहाँ हुआ है, और ये 4-5 नाम हम पढ़कर अपना आपको 30 मार्क का समझ लेते हैं, बहुत बड़ा इतिहास के विद्वान समझ लेते हैं। हमारी भूलों की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है।